Hello students, I am Mukesh, Beauty and Wellness teacher in G3 Plus Mandi Panipat under VTP Indus Train Private Limited। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेयर केयर। आज हम हेयर के बारे में पूरा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भी हमारे जो हेयर होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, क्या उनकी जो ग्रोथ साइकिल होती है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, किससे बनता है, ये सब हम आज इसके द्वारा स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम समझेंगे। तो हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है उस हेयर स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि इसमें देख रहे हो आप लोग। ये बनाया हुआ है हमने हेयर स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये हमारा पूरा हेयर है। हेयर के दो भाग होते हैं मेन। फर्स्ट हो जाता है हेयर शाफ्ट, जो हमारी त्वचा के ऊपर दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। और जो स्किन के अंदर, ये हमारी स्किन है, ये जो हमारी दिख रही है ये स्किन है। ये स्किन के ऊपर जो हमें दिखाई देते हैं वो हेयर है, और ये स्किन के जो अंदर होते हैं ये होती है हेयर रूट। इसको दो भागों में बांटा गया है हेयर को, हेयर शाफ्ट और हेयर रूट। अब ये तो हो गए इसके दो भाग। उसके आगे आते हैं हम, हेयर की भी 3 लेयर होती है, यानी कि हमारा जो एक बाल है वो 3 परतों से मिलकर बनता है। कौन सी होती हैं ये देखते हैं। हमारी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है, वो होती है क्यूटिकल। जो सेकंड लेयर है वो होती है कोर्टेक्स, और थर्ड लेयर होती है वो होती है मेडुला। यानी कि हमारी 3 लेयर कौन सी होगी, क्यूटिकल, कोर्टेक्स और मेडुला। इन 3 लेयर से मिलकर हमारा जो हेयर है वो बनता है। होती तो इसमें 6 लेयर है, लेकिन जब यहाँ पे हेयर रूट से निकलकर 6 लेयर में आता है तो 3 लेयर टूटकर 3 लेयर रह जाती हैं, जो ये होती हैं क्यूटिकल, कोर्टेक्स और मेडुला। उसके बाद क्या है हमारे डायग्राम में, ये है जो ये हमारी स्किन के सेल्स हैं, जो हमने स्किन स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। ये सबसे फर्स्ट वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद सबडर्मिस। इसमें तीसरी लेयर में होते हैं फैटी टिश्यू। तो ये स्किन स्ट्रक्चर में हम सभी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद क्या आता है, इस साइड से लेते हैं। ये जो हेयर के इस साइड लगी हुई दिखाई दे रही है ये होती हैं हमारी सीबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि तेलीय ग्रंथियां। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारे स्किन पर बहुत ज्यादा ऑयल अपने आप आ जाता है, बिना हमें कुछ लगाते भी नहीं, और हेयर निकल आता है। हमारे हेयर भी ऑयली हो जाते हैं। तो वो हेयर ऑयली किस लिए होते हैं, हमारी जो ये सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, वो एक्टिव होती हैं और वो स्किन के अंदर से ही ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। ये अब हेयर क्यों, मान लो ठीक है ये स्किन को तो ऑयली कर देती हैं, लेकिन हेयर क्यों ऑयली होते हैं, हमारी जो स्कैल्प है वो भी तो ऑयली हो जाती है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे हेयर के साथ यहाँ पे अटैच होती है, ये जुड़ी हुई होती है। जो हमारी ग्रंथियां हैं, सीबेशियस ग्रंथियां, वो हेयर के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए हमारे हेयर से हमारी स्कैल्प है वो भी ऑयली हो जाती है, तेली हो जाती है। यानी कि उसके बाद आ जाती हैं ये बनी हुई हैं जो तो ये होती हैं स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि पसीने की ग्रंथियां। इसके जो हमारे शरीर पर पसीना आता है वो इन ग्रंथियों के कारण आता है। ये जब एक्टिव होती हैं, किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनकी जो स्वेट्स ग्लैंड हैं वो ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव होती हैं, और किसी की जिसको कम पसीना आता है उनकी वो ग्रंथियां कम एक्टिव होती हैं। इसलिए इनका क्या फंक्शन है, हमारे शरीर पर, हमारी स्किन पर जो पसीना आता है वो आता है स्वेट ग्लैंड्स के जरिए। इसके बाद हम करते हैं हेयर रूट के बारे में जानते हैं। तो हेयर रूट क्या होती है, यानी कि बाल की जड़, जो स्किन के अंदर होती है, हमें दिखाई नहीं देती, हमारी डर्मिस लेयर के अंदर होती है, हेयर रूट होते हैं जो। तो अब वहां से हमारा जो हेयर है वो किस प्रकार ग्रो करता है, वो है यहाँ पे जो ये छोटे छोटे बने हुए हैं, ये क्या है, हेयर बल्ब। हेयर बल्ब क्या करते हैं, हेयर बल्ब
बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। जैसे जैसे इनको यहाँ से, ये है हेयर मैट्रिक्स पेपिला, यानी कि यहाँ पे जड़ होती है बिल्कुल, इस पेपिले से ही उगता है हमारा हेयर। यहाँ से ये है ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त कोशिकाएं हैं, ये इस पेपिले को खाना देती हैं और पेपिले के बाद फिर हेयर बल्ब बनते हैं और हेयर बल्ब टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं और टूट कर ये फिर इनका एक हेयर बनके ऊपर की तरफ स्किन की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। ये इनका काम था। खाना देने का काम क्या करते हैं, जो पेपिला होता है वो हमारे हेयर को पोषण देता है, खाना देता है, जिसके कारण हमारे जो बाल हैं वो बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और नीचे यहाँ से निकलकर, वो हम आगे समझेंगे जिसमें जो साइकिल ग्रोथ होगी, अभी यही समझते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होगी, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त कोशिकाएं, इनके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एरेक्टर पीली मसल्स। ये क्या होती हैं, जब भी मान लो कोई भी हम एकदम अचंभे की बात सुनते हैं या कोई डरावना कुछ देखते हैं, तो हमारे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसका फंक्शन क्या होता है कि क्यों होते हैं हमारे रोंगटे खड़े, एकदम खुशी में या फिर कोई गम है या फिर एकदम कुछ डरावनी चीज देख लेते हैं, हम डर जाते हैं, तो उसके कारण हमारे रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, इसका यही फंक्शन होता है। जो ये एरेक्टर पीली मसल्स होती है, ये एक्टिव होती है, ये हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाती है एकदम, और फिर ये करती, ये हेयर ही क्यों खड़े होते हैं, रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि ये हमारी हेयर रूट के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए हमारे हेयर यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी हम कोई भी चीज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने हेयर स्ट्रक्चर के बारे में पूरा समझा और जाना, और अब इसके बाद हमने जो डायग्राम में 3 लेयर बताई थी, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ लेयर हमारी कौन सी है, क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर कौन सी होती है, हमारे हेयर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल लेयर। जब भी हम हेयर के ऊपर कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि जैसे हम शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू करते हैं तब हमारी क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाती है और उसके जो गंदगी होती है बालों से वो निकल जाती है। उसके बाद शैम्पू के बाद क्यों बोलते हैं कि कंडीशनर लगाना जरूरी होता है, वो इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम शैम्पू करते हैं तो क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाती है। शैम्पू क्या करता है, गंदगी को निकालता है, लेकिन वो क्यूटिकल लेयर अगर हमारी ओपन ही रह जाती है तो उसके अंदर फिर धूल मिट्टी जाएगी। तो जो कंडीशनर होता है वो क्या करता है, उसकी क्यूटिकल लेयर को बंद कर देता है और इसीलिए हमारे जो बाल हैं वो रफ नहीं होंगे और सिल्की और स्मूथ रहेंगे। तो ये हमारी क्यूटिकल लेयर के बारे में था। सबसे ये कौन सी होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है। उसके बाद हमारी सेकंड लेयर कौन सी होती है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर ही हमारी बाल की जान मानी जाती है, यानी कि सबसे मेन होती है वो होती है कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स लेयर में हमारे कलर पिगमेंट होते हैं जिससे कि हमारे बालों का रंग निर्धारित होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के बिल्कुल ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं और ग्रे हेयर हो जाते हैं। तो ग्रे हेयर कब होते हैं, जब हमारी कॉर्टेक्स लेयर से जो मेलानोसाइट्स है वो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करते, तो उसके कारण फिर हमारे हेयर हैं जो वो ग्रे हो जाते हैं। और कॉर्टेक्स लेयर का एक फंक्शन और क्या होता है, क्योंकि इसमें कलर पिगमेंट हैं, तो जब भी हम जैसे हेयर कलर करवाते हैं या हीना लगाते हैं या कोई भी केमिकल वर्क करते हैं तो वो कॉर्टेक्स लेयर पर जाकर काम करता है। हमारी जो हीना का कलर देखा होगा अपने रेडिश पे आता है, वो किसके कारण आता है, वो कॉर्टेक्स लेयर में जाकर ही आता है। तो ये थी हमारी कॉर्टेक्स लेयर। उसके बाद आ जाती है थर्ड लेयर है जो हमारी मेडुला। मेडुला हमारी थर्ड लेयर होती है हेयर की। इसका कोई अगर सभी के हेयर में नहीं पाई जाती, ये कहा जाता है कि ये सभी के हेयर में नहीं पाई जाती। जिसके बिल्कुल ही फाइन हेयर होते हैं, यानी कि जिसमें एक्स्ट्रा साइन होती है बिना कुछ लगाए ही, उसमें ये मेडुला लेयर
पाई जाती है। तो ये हमारी तीनों लेयर हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने लेयर के बारे में जाना। अभी आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा हेयर साइकिल, हेयर ग्रोथ साइकिल, यानी कि हमारे जो हेयर बढ़ते हैं या उगते हैं उनके क्या चरण होते हैं वो सब इसके अंदर हम जानेंगे। जैसे हमारी जो हेयर ग्रोथ साइकिल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 फेज होती हैं, ये 3 चरण होते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? एनाजन फेज, सेकंड होती है कैटाजन फेज और थर्ड होती है टेलोजन फेज। यानी कि हमारी जो हेयर ग्रोथ साइकिल होती हैं वो 3 होती हैं। फर्स्ट होती है एनाजन, सेकंड होती है कैटाजन और थर्ड होती है टेलोजन। तो ये क्या होती है इसके बारे में हम बताते हैं। जो हमारी एनाजन फेज होती है उसमें क्या होता है, हमारा हेयर है जो वो उगता है और बढ़ता है, यानी कि ये फेज एक वृद्धि की फेज है, यानी ग्रोथ फेज है। और ये कितने टाइम तक रहती है? 2 से 7 साल तक, यानी कि ये फेज 2 से 7 साल तक चलती है। और इसमें बाल क्या होते हैं? बढ़ते हैं, नए बाल उगते भी हैं और बालों की वृद्धि होती है। तो ये एनाजन फेज थी। उसके बाद आ जाती है कैटाजन फेज। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, इसमें से जो ये रूट है ये जड़ में से निकल चुका है हमारा हेयर, ये हेयर निकल चुके हैं। तो यानी कि जो ये कैटाजन फेज होती है इसमें बाल टूटते हैं। और इसका टाइम क्या होता है? ये 2 से 3 सप्ताह तक रहती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बाल झड़ते हैं हमारे, जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं, तो वो किसके कारण झड़ते हैं? जब हमारे हेयर की कैटाजन फेज होती है तब हमारे हेयर हैं जो वो रूट से निकल जाते हैं और नेक्स्ट फेज में है नीचे नए बाल उगाते हैं। तो ये कैटाजन फेज सिर्फ 2 से 3 सप्ताह तक रहती है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि कहीं आप लोग समझो कि भी जब ये फेस होती है तब ही हेयर हमारे झड़ते हैं। वो किसी बीमारी के कारण भी हो जाता है। कई बार होता है हमारी जो अंदरूनी सिस्टम होता है वो सही नहीं होता या बीमारी हो जाती है कुछ, तो उसके कारण भी हमारे हेयर झड़ते हैं। लेकिन अगर नेचुरल फेस देखे जाए तो वो कैटाजन फेस में ही निकलते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड फेज होती है वो आ जाती है हमारी टेलोजन फेज। टेलोजन फेज में क्या होता है? ये रेस्टिंग फेज होती है, यानी कि विश्रामदायक। ना तो इसमें हमारे बाल झड़ते हैं और ना ही हमारे बाल बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा जड़ से न्यू बाल जरूर निकल आता है, यहाँ पर नया बाल थोड़ा सा उग आता है, लेकिन वैसे ये रेस्टिंग फेज मानी जाती है। इसमें ना तो बाल टूटेंगे और ना ही बाल बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा शुरू हो जाती है हमारी ये एनाजन फेज। तो ये इस प्रकार ऐसे चक्कर चलता रहता है, फिर एनाजन आएगी, फिर कैटाजन आएगी, फिर टेलोजन आएगी। तो ये 3 फेज इस प्रकार एक चरण चलता रहता है और हमारे बालों की जो वृद्धि है और टूटना है वो इन पर डिपेंड करता है। तो ये हमने हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में जाना है। उसके बाद क्या आ जाता है, हमने हेयर स्ट्रक्चर समझ लिया, एनाटॉमी थी जो हेयर की। उसके बाद हेयर की लेयर थी वो जानी उसके बारे में। और थर्ड क्या था? हेयर ग्रोथ साइकिल, यानी कि उसकी फेस के बारे में जाना। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं अब हेयर पर और हमारी स्कैल्प पर बीमारियां क्या क्या हो जाती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसकी कुछ डिजीज भी हो जाती हैं, हमारे स्कैल्प पर हो जाती हैं या हेयर पर हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हेयर लॉस हो जाते हैं। यानी हेयर लॉस मतलब हेयर टूटना। जैसे कि अभी मैंने बताया था, हेयर कब टूटते हैं? जब कैटाजन फेस होती है। लेकिन कई बार बिना देखभाल करने के भी हम अच्छे से उनको वॉश नहीं कर रहे हैं, उनकी अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, धूल मिट्टी या धूप में ज़्यादा रहते हैं, तो उसके कारण भी बाल कमज़ोर होकर टूटने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें उनकी अच्छी तरह से केयर करनी जरूरी होती है। दूसरा सेकंड हो जाता है लीच इन्फेक्शन। ये भी संक्रमण होता है एक प्रकार का, जैसे जुएं हो जाती हैं, वो बिना सफाई के ही होती हैं।
और हमारी त्वचा में पर इनके कारण क्या होती है, खुजली होकर इन्फेक्शन भी बढ़ भी सकता है। थर्ड होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ को आप समझते ही हो, रूसी बोलते हैं जिसको, वो भी हो जाता है। वो किसके कारण होता है, दो टाइप का होता है, एक ड्राई डैंड्रफ हो जाता है, एक ऑयली डैंड्रफ होता है। ड्राई डैंड्रफ क्या होता है कि खुश्की के कारण, यानी कि शुष्क त्वचा होती है जब हमारी, उसके कारण होता है। यानी कि हम ऑयल है जो वो अच्छी तरह से नहीं लगाते हैं, मसाज नहीं करते हैं, तो उसके कारण जो ड्राई डैंड्रफ है वो हो जाता है। और जो ऑयली डैंड्रफ है वो जिसकी त्वचा ऑयली होती है, यानी कि जो स्कैल्प पर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं हमारी सेबेशियस ग्रंथियां, तो उनके कारण क्या होता है, वो धूल मिट्टी लगती है। पहले ऑयल होता है, उसके ऊपर फिर धूल मिट्टी लगती है, और उसके ऊपर फिर उसके कारण उसका डैंड्रफ बन जाता है। वो स्किन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ होता है, क्योंकि ऑयली है इसलिए तो वो चिपका हुआ होता है। इसको दोनों को रोकने के लिए हम किस प्रकार बचाव रख सकते हैं इससे, उसके लिए हमें, अगर ड्राई है तो हम ऑयल मसाज अच्छे से करेंगे, उसके बाद शैम्पू करेंगे, कंडीशनर करेंगे, या टाइम पर हेयर स्पा करवाएंगे कुछ टाइम बाद। और जो ऑयली डैंड्रफ है उसमें हम अच्छे से शैम्पूइंग हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है एलोपेशिया अरेटा। एलोपेशिया अरेटा क्या होता है, इसमें इस प्रॉब्लम में छोटे छोटे पैच में बाल उड़ जाते हैं एक जगह से, बिल्कुल जैसे पैच आपने देखा होगा कई बार, बहुत सारे लोगों को हो जाती है ये बीमारी, पैचेज में, यानी कि छोटे छोटे धब्बों में बिल्कुल बाल गायब हो जाते हैं। ये एलोपेशिया अरेटा बोलते हैं इसको। उसके बाद है सोरायसिस। इसमें क्या होती है, जो हमारे सिर की त्वचा होती है वो बिल्कुल सूखी और पपड़ीदार हो जाती है, यानी कि पपड़ियां सिर्फ जो व्हाइट व्हाइट पपड़ी होती हैं वो फटने लग जाती हैं। ये भी ज़्यादातर किसी भी ज़्यादा, अगर हम एल्केलाइन वाला ज़्यादा शैम्पू यूज करेंगे या कोई भी केमिकल ज़्यादा यूज करते हैं स्कैल्प पर, तो उसके कारण ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद आ जाता है लीचन प्लेनस। इसमें त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं, यानी कि ये एक एलर्जी या फिर तनाव के कारण भी हो सकता है, लाल लाल धब्बे हो जाते हैं उसमें, और इसको फिर इसके कारण फिर ज़्यादा एलर्जी भी बढ़ सकती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवा लेना चाहिए। तो ये थी हमारी हेयर और स्कैल्प की कुछ डिजीज। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक बस इतना ही। धन्यवाद।